Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start for class 11 theory base of accounting, where we have to discuss about the accounting standards, accounting principles, what are the accounting assumptions, what are the bases of accounting, right? Theory base of accounting, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हमारा जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूं. टू प्रोवाइड appropriate and useful reliable information, to provide appropriate useful and reliable information. reliable information. मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ नोट्स के फॉर्म में भी आपको यहाँ पे रिटर्न में लिखी रहूँगी ताकि आप उसको नोट डाउन करते रहें और आपको क्लियर हो. राइट, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का वो क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट यूजफुल एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू whom? To the users about the financial performance of the business, about the financial performance of the business to the users. right, ये हमारा जो मेन मोटिव होता है, एप्रोप्रिएट यूजफुल रिलायबल इंफॉर्मेशन देना अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का अपने बिजनेस की टू द यूज़र्स. राइट, तो हमारी कुछ अजम्पशंस हैं जो हमें पढ़नी है कि हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो ऐसी कौन सी अजम्पशंस हैं, ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है अपनी अकाउंटिंग के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये अकाउंटिंग के बेस पर होते हैं. जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो कि रेफ़र करता है रूल्स और गाइडलाइंस जो कि अडॉप्ट की जाती हैं रिकॉर्डिंग के लिए, रिपोर्टिंग के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, ताकि उनमें यूनिफॉर्मिटी आ सके, कंसिस्टेंसी आ सके जब कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है. राइट, तो हमें जब भी कभी कोई अजम्पशन पढ़ना है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर, तो कभी भी कोई कंपनी अगर अकाउंटिंग करती है तो उसको सबसे पहले यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देनी है अपने यूज़र को, अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन देनी है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन देनी है. राइट, कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हम अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ आवर बिजनेस टू बी गिवन टू द यूज़र्स. राइट, तो सबसे पहले हमारे कुछ कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स होते हैं. तो मैं आपको बता दूं वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं. उससे पहले आपको जानना है गैप के बारे में. GAAP. गैप स्टैंड्स फॉर generally accepted accounting principles. इसके बारे में पढ़ना है हमें. ये क्या रेफ़र करता है ये प्रिंसिपल हमें रेफ़र करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेक्शंस, जिसे हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं. और ये रेफ़र करता है हमें, it refers to rules or guidelines that is adopted for recording and reporting of business transactions, for recording or reporting of business transaction. right, कुछ हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं और कंसेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हम GAAP गैप बोलते हैं. दैट इज स्टैंड्स फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये प्रिंसिपल्स बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो ये रेफ़र करते हैं कि हमारे रूल्स और गाइडलाइंस जो कि
ट्रांजैक्शंस को, जो भी जितनी भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको रिपोर्ट करने के लिए कुछ रूल्स और गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन उनको अडॉप्ट करती है, ताकि क्या आ सके। मैं आपको इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे भी आपको बताती हूँ। आगे आपने इसमें नोट्स में क्या लिखना है, आपको नोट्स के साथ क्लास एक्सप्लेनेशन होगी, मैं आपको चीज़ें समझाती भी जाऊंगी और अपनी लैंग्वेज में आपको उसको समझाते हुए आपको मैं कुछ ना कुछ रिटर्न में भी नोट्स आपको देती जाऊंगी, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो आप इस वीडियो को जब देखें तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठें कि जो भी मैं आपको समझा रही हूँ वो आप नोट भी करते रहें। तो ये जो प्रिंसिपल है जो गाइडलाइन और रूल्स देता है ताकि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा सके, रिपोर्ट किया जा सके, तो इससे होगा क्या वो देखिएगा आगे। इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जब सब ऑर्गेनाइजेशन इसको अडॉप्ट करेगी तो क्या होगा, टू ब्रिंग, इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी, इससे यूनिफॉर्मिटी आएगी जब सभी ऑर्गेनाइजेशन सेम चीज़ को फॉलो करेंगे, तो यूनिफॉर्मिटी के साथ कंसिस्टेंसी भी आएगी। तो यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन द preparation of financial statement, right? In the preparation of financial statement. Now we will do fundamental accounting assumptions. अब हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions, right? फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions में क्या है, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions 3 हैं। फर्स्ट है आपका गोइंग कंसर्न assumption, राइट। दूसरा है आपका कंसिस्टेंसी assumption, और तीसरा है आपका एक्रूअल assumption। तो ये 3 हमारे फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions होती हैं। तो इनके बारे में जान लेते हैं कि गोइंग कंसर्न assumption क्या होती है। गोइंग कंसर्न assumption में, इस कॉन्सेप्ट में हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारी एंटरप्राइज है, उसका अपना एक इंडेफिनिट लाइफ होता है, हैज़ एन इंडेफिनिट लाइफ और एग्जिस्टेंस। एंड ये भी अज्यूम किया जाता है कि बिजनेस हैज़ नीदर इंटेंशन टू लिक्विडेट नॉट टू स्केल डाउन इट्स ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और आप किसी नए बिज़नेस का सेटअप करते हैं तो आप इस इंटेंशन के साथ नहीं करते कि मैं इस बिज़नेस को बंद कर दूंगा या बंद कर दूंगी जल्द ही। हमारी इंटेंशन हमेशा से यही रहती है कि वो इंडेफिनिट लाइफ तक रहे, इंडेफिनिट वो एग्जिस्ट करे, राइट। तो आपको मैं इसमें नोट्स भी लिखवा देती हूँ, साथ के साथ आप नोट्स भी नोट डाउन कीजिएगा गोइंग कंसर्न assumption में। तो पहला है हमारा गोइंग कंसर्न assumption। तो गोइंग कंसर्न assumption में लिखिएगा, दिस कॉन्सेप्ट assume that an enterprise has an indefinite life or
existence, indefinite life or existence, it is assumed that the business has neither intention to liquidate nor to scale down its operation significantly. आई होप आपको ये नोट्स इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपको हेल्प भी करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। इसकी रेलिवेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसकी रेलिवेंसी ये है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्टिंक्शन देता है, डिस्टिंक्ट करता है, और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को भी क्लासीफाई करता है, करंट एसेट्स नॉन करंट में। और डेप्रिशिएशन जो चार्ज की जाती है वो बुक वैल्यू पे की जाती है फिक्स एसेट के एक सिस्टमेटिक मैनर में, और उसको शो किया जाता है बैलेंस शीट में उसकी बुक वैल्यू पर विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू, राइट। ये इसकी रेलिवेंसी होगी। और गोइंग कंसर्न अजम्पशन के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट डाउन इन योर एग्जाम ऑल्सो। गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहता है कि हम इनडेफिनिट लाइफ और एग्जिस्टेंस के साथ अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और ये हम मान के चलते हैं कि हमारी इंटेंशन ना तो लिक्विडेट करने की होती है और ना ही अपने ऑपरेशंस को स्केल डाउन करने की होती है कि हम उसको बंद कर दें या रोक दें, है ना। हम जब भी अपना कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमेशा से हमारी इंटेंशन होती है कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चले, लॉन्ग टाइम के लिए चले, लॉन्ग टाइम सर्वाइव करें। तो ये हमारी एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है कि अकाउंटिंग के लिए किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी एंटरप्राइज की सबसे बेसिक जो है अकाउंटिंग के लिए हमारे पास ये अजम्पशन होती है जो हर कोई अप्लाई करता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, राइट। नाउ मूविंग टू दी सेकेंड, दैट इज कंसिस्टेंसी assumption. Second fundamental assumption is consistency assumption, right? कंसिस्टेंसी assumption क्या कहता है पहले थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको कुछ नोट्स लिख के दूंगी। कंसिस्टेंसी assumption वो assumption होती है जहाँ पर आपने किसी भी तरह का यदि कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो आप उसको कंसिस्टेंटली ईयर टू ईयर आप रखते हैं उसको। ये इंश्योर करेंगे कि वो जो भी आप नंबर ऑफ़ ईयर्स में बिजनेस जो भी परफॉर्मेंस दे रहा है वो मीनिंगफुल स्टडी करके आपको दे, ठीक है। तो जो भी आपने एक बार मेथड फॉलो कर लिया आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, यू कैन नॉट चेंज, बट देयर आर एक्सेप्शन ऑल्सो वेन एवर इट रिक्वायर्स इट वुड बी चेंज इफ द लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर or if you feel that to make the better presentation of the financial statement. These three situations where we can say we can change the method or something else, otherwise not. So write it down in the consistency assumption. According to this assumption, according to this assumption, accounting practices once selected and adopted, once selected and adopted, then it should be applied consistently year after year, right? Year after year. ये प्रिंसिपल कहता है, ये assumption कहता है कि जब भी आपने कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की, सेलेक्ट की, अडॉप्ट की, तो आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें ईयर आफ्टर ईयर, राइट। उससे होगा क्या, दिस विल इंश्योर
This will ensure you to give a meaningful study of the performance of the business for a number of years. ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, राइट। लेकिन एक्सेप्शन है, आप कब चेंज कर सकते हो, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। एनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस में बी चेंज्ड, any accounting practice may be changed if the law or accounting standard requires or last, to make financial information more meaningful and transparent. इधर स्पेस कम है तो मैं आराम से इधर नीचे लिख दे रही हूँ, दिस इज ट्रांसपेरेंट, राइट। तो कंसिस्टेंसी अजम्पशन आपको कहता है कि एक बार जो प्रैक्टिस आपने सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, आप उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करें ईयर आफ्टर ईयर, और ये इंश्योर करता है आपको कि मीनिंगफुल स्टडी आपको दे पाता है आपकी परफॉर्मेंस में, आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन आप कब इसको चेंज कर सकते हैं, तो देयर आर 3 कंडीशंस वी कैन से ऑन एक्सेप्शन बेसिस, जहाँ पर आपकी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है वो चेंज हो सकती है यदि लॉ रिक्वायर हो, या खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर आपको लगे कि यू कैन मेक financial information more meaningful, more transparent, right? Or the better presentation of the financial statement, if you want, then you can change the method, otherwise not. So just take a screenshot of this slide. Moving to the next, that is the third accrual assumption. So third is accrual assumption. अब ये थर्ड एक्रूअल अजम्पशन क्या है, इसको भी एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको नोट मेकिंग करा दूंगी। एक्रूअल अजम्पशन के अंदर जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि यू कैन अप्लाई इट बोथ टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एज पर दिस अजम्पशन, इस अजम्पशंस के अकॉर्डिंग जितने भी रेवेन्यू और कॉस्ट होती है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, वेदर दे आर अर्न और इनकर्ड, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक प्लेस। समझ में आ रहा है? सेटलमेंट हो या ना हो वो अभी मैटर नहीं करता, जैसे ही इनकर हो गया या जैसे ही अर्न हो गया आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। इट इज़ इमटेरियल वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, इजंट इट? सो इसको एक बार आप लिख लीजिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट applies both to revenue and expenses. Now, as per this assumption, all revenue and cost are recognized, right? Recognized when they are earned
when they are earned or incurred and not when settlement take place. एक्रूअल कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है दोनों पर, चाहे वो रिवेन्यू हो या एक्सपेंस हो, और इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग जितने भी रिवेन्यू और कॉस्ट होते हैं वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं व्हेन दे अर्न और इनकर्ड। ठीक है, सेटलमेंट कब टैक्स टेक प्लेस हो वो नहीं। उसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दूं, इट इज़ इमटेरियल whether the cash is received or paid at the time of transaction or later date। इसकी रेलिवेंट हो सकता है, लाइक अर्निंग ऑफ अ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस कैन बी एक्यूरेटली मैच्ड टू अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। इसकी रेलिवेंसी ये हो सकती है कि जो भी आपने अर्न किया है, जो भी आपकी रेवेन्यू हैं, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, वो एक्यूरेटली मैच कर जाएंगे एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए, राइट। उसके अलावा कुछ और भी आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनके नाम आपको नेक्स्ट स्लाइड में लिखवा देती हूँ कौन कौन से वो नेम हैं। देन उसके बाद मैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। कुछ प्रिंसिपल्स मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी विद नोटिंग, और कुछ आपके इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसमें मैं रिकॉर्ड करूँगी उसको। ठीक है, तो इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ और उनकी नोटिंग भी बताऊँगी और आपको नेमिंग भी बता देती हूँ प्रिंसिपल्स में और कौन कौन से नेम है जो आपको करने हैं, राइट। चलिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमें जो प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है हमें मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, राइट। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल पढ़ना है जो सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बताता है ओनर और बिजनेस ये दोनों सेपरेट एंटिटी होती है। एक्सप्लेन मैं आपको ब्रीफ में करूँगी, अभी मैं सिर्फ आपको नेमिंग दे रही हूँ। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल आपको बताता है कि आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब करते हो, जब ट्रांजैक्शंस एंटर्ड होती है। ठीक है, एन ऑब्लिगेशन टू रिसीव पेमेंट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड, दैट्स इट। फोर्थ आपका आएगा वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। यहाँ पर हर एक रिकॉर्ड जो है उसका सपोर्टिव एविडेंस होना ज़रूरी होता है, ये बताता है। देन अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल यानी कि 1 ईयर आफ्टर विच प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड।
मतलब ब्रेक डाउन होता है आपका वन ईयर का। तो उस 1 ईयर में जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने बनाते हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, वो राइट। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल होता है, जो कि बताता है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के अपने 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों इक्वल अमाउंट होता है। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। देन आपका मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल बताता है कि करंट ईयर एक्सपेंसेस आर टू बी मैच विद द करंट ईयर रेवेन्यू, यानी कि जिस करंट ईयर का जो आपका एक्सपेंस है वो ऑलवेज मैच करेगा आपके करंट ईयर के रेवेन्यू से। ये होता है हमारा मैचिंग प्रिंसिपल। 8 प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, राइट। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, राइट। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? सिग्निफिकेंटली जितनी भी मटेरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है आपके एंटिटी की, वो हमेशा कंप्लीटली डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे का आपको बताती हूँ फर्दर जो प्रिंसिपल्स हैं। नाउ मटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या बताता है? मटेरियलिटी प्रिंसिपल बताता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है या जो आइटम्स हैं दैट अफेक्ट द इन्वेस्टर्स डिसीजन शुड बी डिस्क्लोज्ड। यहाँ पे वो चीज़ें डिस्क्लोज्ड होनी चाहिए जो कि आपके इन्वेस्टर्स के डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टर्स के डिसीजंस को जो अफेक्ट करते हैं, वो इंफॉर्मेशन, जो आइटम्स दैट अफेक्ट द इन्वेस्टर्स डिसीजन शुड बी डिस्क्लोज्ड। देन कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ वी कैन से प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल, राइट। कंजर्वेटिज्म एंड प्रूडेंस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आपको क्या बताता है? ये प्रिंसिपल बताता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना, लेकिन बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, यानी कि लॉस हुआ हो या होने वाला हो उसको आपने रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट आप तब तक एंटिसिपेट नहीं करेंगे जब तक कि वो एक्चुअल में आपको ना हो गया हो, राइट। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट बताता है एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, यानी कि जो भी एसेट्स हैं वो कॉस्ट में आपके रिकॉर्ड होंगी, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में जो मैंने आपको 3 नाम बताए, उनको एक्सप्लेन किया, उनकी नोटिंग कराई, उसके बाद आपको ये 11 प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। उनकी नोटिंग और एक्सप्लेनेशन आपको बताती हूँ मैं 1 बाय 1। चलिए, तो अब हम अपना प्रिंसिपल करते हैं, जिसमें पहले है हमारा बिजनेस एंटिटी। ये हमारा पहला पॉइंट है, बिजनेस एंटिटी। उन फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बाद के जो तीनों प्रिंसिपल्स थे उनके बाद का जो हम करने जा रहे हैं वो है बिजनेस एंटिटी। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक एंटिटी की अपनी एक खुद की सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है उसके ओनर से, राइट। एन एंटिटी हैज़ अ सेपरेट एग्जिस्टेंस from its owner। अपने ओनर से एंटिटी की अपनी एक खुद की सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, ओनर, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, business is treated as an entity, right, as an entity। बिजनेस को ट्रीट किया जाता है एज एन एंटिटी विच इज सेपरेट,
separate and distinct from its owner and distinct from its owner. Therefore, transactions are recorded, analyzed, and financial statements are prepared. Financial statements are prepared from the business point of view, not of the owner, right? ये बहुत important बात है, बहुत ही important और basic line मैं आपको लिखवा रही हूँ, which is gives you the good marks in your exam also. सो व्हाट इज़ बिजनेस एंटिटी? बिजनेस एंटिटी एक वो प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस है उसको एक एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है जो कि सेपरेट होती है, डिस्टिंक्ट होती है अपने ओनर से, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करते हो, एनालाइज करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड करते हो, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? क्योंकि ओनर एक क्रेडिटर होता है, अपनी जो भी उसने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है, अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो ओनर है वो एक ट्रीट किया जाता है एज अ क्रेडिटर, दैट इज इंटरनल लाइबिलिटी. और फर्म हैज बोरोड फ्रॉम इट्स ओनर, और फर्म ने ओनर से बोरो किया इंस्टेड ऑफ द आउटसाइड पार्टीज, राइट? तो ये हमारा है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल. स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस स्लाइड का. उसके बाद वी विल डू द सेकेंड, दैट इज मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल. नाउ वी विल डू मनी measurement principle. Money measurement principle. Money measurement principle. मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? इस प्रिंसिपल के अंदर बताया जाता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मेजर मनी की टर्म में होती हैं, एक्सप्रेस्ड होनी चाहिए वो मनी के टर्म में, देन हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंटरप्राइज के, ठीक है? नॉन मॉनेटरी इवेंट्स जो होते हैं, जैसे डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, मैनेजर्स की डेथ हो गई या स्ट्राइक हो गया, डिस्प्यूट्स हो गया, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. वाई? बिकॉज इवन दो these events also affect the business operation significantly, but it is not in a monetary term. Okay, so write it down in your copy also. According to this principle, according to this principle, according to this principle, only those transactions are measured in terms of money, those transactions that are measured in money, that are measured in money, or can be expressed in term of money, are recorded in the books, books of the accounts of the enterprise, right? Of the enterprise. I hope बहुत ही बेसिक लैंग्वेज का मैं यूज़ कर रही हूँ और आपको समझ में भी आ रहा होगा. एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको नोट्स भी दे रही हूँ मैं. जो नॉन मॉनेटरी इवेंट्स होते हैं, लाइक नॉन मॉनेटरी इवेंट्स like death of an employee, strike and disputes, etc., and
disputes etc. are not recorded at all, right? Are not recorded at all, are not recorded at all, right? इवन दो ये इवेंट्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, बट स्टिल ये मॉनेटरी नहीं होते हैं, तो आप इनको रिकॉर्ड नहीं करोगे, राइट? तो कभी कभी इसमें एक दो चीज़ है जो मैं आपको और बताना चाहती हूँ। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल में लिमिटेशन, राइट? तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की लिमिटेशन क्या है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की लिमिटेशन ये है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को वो इग्नोर करता है, यानी कि जो एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है वो उसको नहीं लेता, सेटिस्फाइड कस्टमर कितना हुआ, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय, इस तरह की चीज़ों को नहीं लेता। और वैल्यू ऑफ मनी जो कि करेंसी है वो स्टैटिक नहीं होती है, राइट? तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड को सिंपल, रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल और होमोजीनियस बताने के लिए ज़रूरी है कि ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो एक किसी कॉमन यूनिट में एक्सप्रेस की जाएँ ताकि वो मेज़र हो सके मनी में, राइट? विच इज़ नॉट स्टेबल। तो मैं इसका पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपके दो लिमिटेशंस जो हैं इसकी वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, राइट? लिमिटेशन ऑफ मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, राइट? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की लिमिटेशंस क्या होंगी? पहली तो हो गई, इट इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, राइट? इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को ये क्या करता है? इग्नोर करता है। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स है, असेट्स, उसको वो इग्नोर करेगा। अगर कस्टमर कितना सेटिस्फाइड हो गया, ये हमारी एक तरह से असेट हो गई, तो उसको वो इग्नोर करेगा। सेकेंड, वैल्यू ऑफ मनी। अब वैल्यू ऑफ मनी की यदि मैं बात करूँ तो मनी तो करेंसी है विच इज़ नॉट स्टेटिक, तो ये भी क्या है? एक आपकी लिमिटेशन बन जाएगी, इज़ नॉट स्टेटिक, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो इस तरीके से हमारा ये प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है वो क्लियर हो गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पीरियड प्रिंसिपल के बारे में भी बता देती हूँ कि वो क्या होता है। थर्ड नंबर पर नेक्स्ट स्लाइड से प्रिंसिपल दोबारा से एक बार देख लीजिए। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, इट्स ई। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या बताता है ये प्रिंसिपल? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है द होल इंडेफिनिट लाइफ, द होल indefinite life, the whole indefinite life of an enterprise is divided into smaller parts, which is known as accounting period, which is known as accounting period, which is known as accounting period. अकाउंटिंग पीरियड इंडेफिनिट अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन किया गया एज एन इंटरवल ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड, राइट? व्हाट आर द रेलिवेंसी ऑफ दिस प्रिंसिपल? अगर मैं इसके रेलिवेंस की बात करूं तो इसके रेलिवेंस में हम बात करेंगे दिस अजम्पशंस रिक्वायर शोइंग द एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये क्या शो करता है? ये प्रिंसिपल शो करता है द allocation of expenses between capital and revenue, between capital and revenue. The second relevance of this principle is portion of capital expenditure that is consumed during the current year is charged to the income statement and rest of the portion unconsumed
portion is known as the asset in the balance sheet, right? इनकम टैक्स के लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टैक्स ऑन इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस, दैट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये भी एक हो सकता है कि इनकम को जो हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम इज कैलकुलेटेड ऑन एनुअल बेसिस, एनुअल बेसिस पर होता है। तो ये भी आपका एक तरह से शो करता है आपको फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 March. Timely action for corrective measures can be taken in management also. This is also the relevancy of accounting period principle, right? I hope आपको ये principle भी clear हो गया होगा. In my next part of the same chapter, we'll continue from the assumptions of full disclosure of principle. जो मेरा next part आएगा वो इसके बाद आएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आई हो तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का और अगला मैं आपको नेक्स्ट डे आपका अपलोड करूँगी, तो आप उसको देखेंगे तो आपका ये पूरा जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।